एनाटॉमी के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम एनाटॉमी के टिश्यूज़ के बारे में स्टडी डिटेल्स में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, और फिर सभी को समराइज करते हुए टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए रूट और शूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रूट है वो प्लांट को सीधा खड़े रखने में मदद करती है और मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करने में और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत सहायक है। और जो शूट है वो एरियल पार्ट होता है जिस पर लीव्स लगी होती है और फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में और इस वीडियो के बाद में रूट और शूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेकेंड ईयर में केवल हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रूट की स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी पहली यूनिट थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकेंड यूनिट में जा रहे हैं। सेकेंड यूनिट का भी हमारा लीफ की एपिडर्मिस, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, एक रूट का सेक्शन कटिंग करने के पश्चात उस पर्टिकुलर में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से आप इसको स्टार्टिंग से ही देखिएगा जिससे कि आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शूट और रूट के बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये पर्टिकुलर है वो रूट के बारे में आपका वीडियो है वो होगा। प्लांट के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, रूट और शूट। शूट को फिर हम लोग स्टेम और लीफ में डिवाइड करते हैं और ये एरियल होता है। रूट है वो इंटरनल पार्ट होता है। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग अगर समझने का प्रयास करते हैं तो वो इस तरह से हम लोगों को दिखाई देता है। नीचे मिट्टी के अंदर जो पार्ट आप देख रहे हैं ये रूट है, और मिट्टी के बाहर जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये शूट है। शूट के अंदर जो मुख्य पार्ट है वो तना है, और उस तने के ऊपर काफ़ी लीव्स है वो आपको दिखाई दे रही है। फ्लावर्स और फ्रूट भी शूट के ऊपर ही लगते हैं। रूट है चूँकि अंडरग्राउंड पार्ट है। यहाँ पर हम लोगों को तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रूट के बारे में भी, स्टेम के बारे में भी और लीफ के बारे में भी। और ये जो वीडियो है ये आपका रूट के बारे में है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रूट की प्राथमिक जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। चूँकि हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स, जो कि सबसे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो रूट के अंदर भी हम लोग मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसी वीडियो में हम लोग पढ़ रहेंगे। रूट का निर्माण कैसे होता है? रूट का निर्माण है वो रेडिकल से होता है, और जो प्लूमूल होता है उससे शूट का निर्माण होता है। सीड के जर्मिनेशन करने के बाद में दो पार्ट बनते हैं, एक को प्लूमूल कहते हैं और एक को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से रूट का निर्माण है वो होता है, और उसके पश्चात जो डाइकोट्स के अंदर जो जो रूट बनती है वो काफ़ी मजबूत होती है और डीपर लेयर तक जाती है, उसको हम टेप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जो मोनोकोट्स हैं वो काफ़ी छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और उस तरह की जो रूट है उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है कि डाइकोट्स के अंदर जो रूट पाई जाती है उसको टेप रूट कहते हैं, और जो मोनोकोट के अंदर जो रूट पाई जाती है उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। रूट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो जाते हैं या कुछ खास संरचनाएं हैं वो डेवलप हो जाती है। तो स्ट्रक्चर में जाने से पहले
पहले उन स्ट्रक्चर्स या स्पेशलाइज्ड सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं जो किसी खास काम के लिए अपने अंदर परिवर्तित कर लेती है। जैसा कि हम लोग गाजर में देखते हैं, मूली में देखते हैं और बीट चुकंदर में देखते हैं, उनकी जो रूट्स है वो फ्लेशी हो जाती है, मांसल हो जाती है, जो कि अक्सर हम लोग उनको खाने के काम में लाते हैं। जो प्लांट्स मैंग्रोव्स है, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, वो उनकी जड़ें वहाँ पर दलदल में रहती है, वहाँ पर हवा की कमी के कारण उनकी जड़ें हैं वो बाहर भी निकल जाती है, जिनको हम एरियल रूट्स के नाम से जानते हैं, जो रेस्पायरेटरी रूट्स होती है। और जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो दूसरे पौधों से अपना भोजन सक करते हैं, इसलिए उनके अंदर सकिंग रूट्स भी पाई जाती है। ये रूट्स इंटरनल स्ट्रक्चर में एक दूसरे से कुछ वेरिए या अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी इनके अंदर काफ़ी कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो वो सामान्य लक्षण क्या है जो सभी रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे डाइकोट्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, मोनोकोट की क्या होती है, जो एरियल रूट है उसकी क्या होती है, जो एपिफिटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती है उसकी क्या होती है। लेकिन पहला जो टॉपिक है हमारा, ये सामान्य लक्षण के बारे में है। सामान्य लक्ष्य पर जाने से पहले एक बात हमें और क्लियर करनी पड़ेगी। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको सामान्यतः हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोग स्टेम में जानते हैं। और रूट लीफ के अंदर भी अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है। लेकिन रूट के सेंस में हम एपिडर्मिस वर्ड यूज में नहीं लाते हैं, और एपिडर्मिस की जगह हम जो नया शब्द काम में लाते हैं उसको एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा काम में लाने से के रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न ये है कि रूट के ऊपर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। दूसरा ये है रूट के ऊपर हेयर्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं वो पाए जाते हैं। और तीसरा एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो क्यूटिकल होती है या तो वो एब्सेंट होती है या थिन वॉल्ड होती है। इन 3 पॉइंट्स के बेस पर हम जो बाहरी लेयर है उसको एपिडर्मिस नहीं कहकर एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर, और चूंकि वो जड़ के बाहरी तरफ पाई जाती है इसलिए उसको हम राइजोडर्मिस के नाम से भी जान सकते हैं। एपिडर्मिस की जगह हम ये 3 शब्द है वो काम में लेते हैं। तो ये फिर एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, एपिब्लेमा क्या होती है और एपिब्लेमा उसको क्यों कहा जाता है। इस बात का आंसर है वो आपके सामने है, क्योंकि उस पर स्टोमेटा नहीं है, यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, और क्यूटिकल है या तो होती नहीं है या थिन होती है। इसलिए रूट की सबसे बाहरी वाली परत को एपिब्लेमा, पिलीफेरस लेयर्स या राइजोडर्मिस के नाम से जानते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं और आपको बतलाना चाहूँगा कि जब हम एपिडर्मिस वर्ड काम में लेंगे इसका मतलब हम स्टेम के सेंस में काम में ले रहे हैं, और जब एपिब्लेमा शब्द काम में लेंगे इसका मतलब हम रूट के सेंस में काम में ला रहे हैं। अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो रूट की स्ट्रक्चर है वो वेरिएबिलिटी लिए हुए होती है, और ये स्टेम के मुकाबले में काफ़ी सिंपल होती है। चूँकि रूट के ऊपर लीफ है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस है वो पाई जा सकती है, लेकिन ओवरऑल उसमें ज़्यादा वेरिएशंस है वो नहीं होती है। हालांकि पूरे स्ट्रक्चर को हम आसानी से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहर वाले पार्ट को हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसके पश्चात ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उनको वेस्कुलर बंडल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि तीनों मिलकर टिश्यू सिस्टम का निर्माण है वो करते हैं। अगर एक साथ हम लोग मोनोकोट और डाइकोट को स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ 2 कलर डायग्राम है। पहले वाला डायग्राम है वो डाइकोट रूट है, दूसरा वाला जो डायग्राम है वो मोनोकोट रूट है, और उनके नीचे रेखीय डायग्राम है वो आपके सामने बना हुआ है, जिनको हम आसानी से देखकर पहचान सकते हैं। पहले वाला डायग्राम डाइकोट है और दूसरे वाला मोनोकोट है। देखिए स्ट्रक्चर कितनी सिंपल सी दिखाई दे रही है। बाहर सबसे बाहर है वो आप रूट हेयर्स देख रहे हैं, उसके बाद में एपिब्लेमा है, उसके बाद सामान्य कोर्टेक्स पाया जा रहा है, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल है,
और सेंटर में है वो पित्त पाया जा रहा है। डाइकोट रूट के अंदर आप देख सकते हो पित्त है वो काफ़ी छोटा सा दिखाई दे रहा है सेंटर में, लेकिन मोनोकोट रूट के अंदर पित्त है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये दो तरह के जो प्लांट्स होते हैं मोनोकोट और डाइकोट, उनकी स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप लोग है वो इसको आप देख सकते हो, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को है वो अब आगे बढ़ाते हैं। पहले हम सामान्य कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो दोनों में कॉमन होती है। ओबियसली जैसा कि मैंने कहा सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं, और ये सिंगल लेयर होती है, एक परत होती है जिसके ऊपर रूट हेयर्स है वो पाए जाते हैं। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये ट्यूबुलर एक्सटेंशन लिए हुए होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने में सहायक होते हैं, और पानी के साथ है वो निश्चित रूप से मिनरल्स हैं वो आ जाते हैं। और ये उन स्थानों पर ज़्यादा कॉमन होते हैं जहाँ से नीचे की तरफ जाइलम होता है। जाइलम का जो वह स्थान उसके सबसे बाहर आकर वहाँ से रूट हेयर्स हैं वो निकलता है, और रूट हेयर से जो पानी अंदर जाता है वो अल्टीमेट जाइलम के पास पहुँचता है, और जाइलम की सहायता से फिर पानी है वो पूरे पौधे में पहुँच जाता है। और ये हेयर्स पानी के एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और एब्जॉर्प्शन का काम है वो इन्हीं के द्वारा है वो संपन्न होता है। और सबसे बाहर की तरफ एक थिन क्यूटिकल हो भी सकती है और नहीं भी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्यूटिकल पाई जाती है या एब्सेंट होती है। तभी तो मैंने शुरू में कहा था कि एपिडर्मिस के स्थान पर हम एपिब्लेमा शब्द वो काम में लाते हैं। उसके बाद में सेकेंड परत की बात हम करते हैं एक्जोडर्मिस। सामान्यतः एक्जोडर्मिस है वो एपिब्लेमा के ऊपर की तरफ होती है, लेकिन कुछ में ये नीचे भी हो सकती है, इसलिए हमने ये लिखा है कि एपिडर्मिस या एपिब्लेमा के ऊपर या नीचे ये पाई जाती है। और कुछ कोशिकाएं हैं जो कुछ कोशिकाओं की एक या एक से ज़्यादा परत हो सकती है जो एक जैसी या वेरिएबल सेल्स है वो लिए हुए होती है, और इन कोशिकाओं में जल्दी ही ये कोशिकाएं सुबेराइज्ड या सुबेरिन का डिपोजिशन है वो इनके ऊपर हो जाता है, और ये भी किसी खास पर्पज़ के लिए जिम्मेदार होती है, जैसा कि हम आगे चलकर और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में हम तीसरे लेयर की तरफ आते हैं, और ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रूट के अंदर सामान्यतः पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, और आगे चलकर ये स्क्लेरेन्काइमा में बदल सकता है। बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, और जो प्लांट नमी वाले स्थानों में पाया जाता है वहाँ पर कॉर्टेक्स में के बीच में जो स्पेस है कोशिकाओं के बीच में वो बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए उनको हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, जैसा कि चावल के अंदर होता है। और इन स्पेसिस के बीच में ऑक्सीजन है वो आके स्टोर होती रहती है जो रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। और कॉर्टिकल की जो कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो हाईली वैक्यूलेटेड होती है, और इनके अंदर क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर सकती। जैसा कि हम जानते हैं रूट है वो अंडरग्राउंड होती है, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, और निश्चित रूप से लाइट नहीं मिलने के कारण से फोटोसिंथेसिस जैसी कोई चीज़ है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। कॉर्टेक्स के बाद में नेक्स्ट में हम आते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का नेक्स्ट लेयर है, और इस एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन पाया जाता है उसकी दीवार के अंदर। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रेडियल वॉल होती है वहाँ पर सुबेरिन आकर जमा हो जाती है बैंड के रूप में या स्ट्रिप के रूप में, और उस स्ट्रक्चर को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कैस्पेरिन इसको ऑब्जर्व किया था उसी के नाम से हम इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी हेल्प करती है, सेकेंडरी ग्रोथ तक ये बनी रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ हालांकि मोनोकोट रूट में नहीं होती है लेकिन डाइकोट रूट में होती है, जो कि सामान्य प्रकार की नहीं है, असामान्य प्रकार की होती है। उसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के बाद होती है, ये पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, और कुछ स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकती है। पेरेन्काइमा का मतलब सॉफ्ट टिश्यूज से है, स्क्लेरेन्काइमा का मतलब हार्ड टिश्यूज से है। उसके बाद में हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ रहे हैं जिसको हम वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। वेस्कुलर बंडल
यहाँ पर रेडियल प्रकार के होते हैं, और रेडियल का मतलब ये होता है जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं, अलग अलग रेडियस पर या त्रिज्या पर पाए जाते हैं। और जाइलम के अंदर एग्जार्क वाली कंडीशन पाई जाती है। एग्जार्क का मतलब ये होता है छोटे वाला जाइलम बाहर की तरफ होता है और बड़े वाला जाइलम है वो अंदर की तरफ होता है। कहने का मतलब ये हुआ प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवार्ड्स सेंटर। तो इस तरह का जो जाइलम का अरेंजमेंट होता है उसको हम एग्जार्क कंडीशन के नाम से जानते हैं। और जाइलम और फ्लोएम है वो एक दूसरे के एकांतरित क्रम में रह पाए जाते हैं। इस सिचुएशन को हम रेडियल का टाइप का वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और जितने जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप होते हैं उसी के आधार पे हम उनका नामकरण कर देते हैं। जैसा कि 2 जाइलम और 2 फ्लोएम है तो डाइआर्क, 1 जाइलम 1 फ्लोएम होगा तो मोनोआर्क, 3 जाइलम 3 फ्लोएम ट्राइआर्क, 4 जाइलम 4 फ्लोएम टेट्रार्क, 5 जाइलम 5 फ्लोएम पेंटार्क, 6+6 होंगे हेक्सार्क, और ज़्यादा पाए जाएंगे तो पोलीआर्क कंडीशन के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग त्रिज्या या रेडियस पर पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया 2+2 तो डाई आर्क कंडीशन है वो आपके सामने है। पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जो ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है वो जाइलम है, और दूसरे वाले जो ब्लैक कलर का स्पॉट आप देख रहे हो वो फ्लोएम है, और जो खाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो जाइलम है, जो कि एक दूसरे के एकांतरित क्रम में पाए जा रहे हैं। ट्राई आर्क में आप 3+3 देख रहे हो, टेट्रार्क में 4+4, और पेंटार्क में 5+5 वाली स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हो। ध्यान से देखिए आप, जितने जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप्स होंगे उसी के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। बहुत कॉमन सी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जाइलम और फ्लोएम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तभी तो हम इसको रेडियल टाइप कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतरित क्रम में पाया जाता है। उसके पश्चात लास्ट में हम आते हैं सेंटर वाले पार्ट पर, जिसको हम कहते हैं पित्त। पित्त है वो सेंटर में होता है। ये सामान्यतः पेरेनकाइमेटस से ही होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकता है अगर प्लांट पानी की कमी के अंदर पाया जा रहा है। डाइकोट रूट में सामान्यतः कम डेवलप्ड होता है, मोनोकोट रूट में ये ज़्यादा डेवलप्ड है वो होता है। स्टेम को अगर हम एक रूट से अलग करना चाहें तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम उसको अलग कर सकते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, जिस पर स्टेम वाले केस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन रूट वाले केस में जिसको हम एपिब्लेमा कहते हैं वह स्टोमेटा है वो नहीं पाए जाते हैं। एपिब्लेमा यानी रूट के ऊपर बाहरी जो परत है उस पर यूनिसेल्युलर हेयर्स पाए जाते हैं। और हाइपोडर्मिस है वो डिफ्रेंशिएटेड है, वो रूट में नहीं होती है। उसके स्थान पर वेल डेवलप्ड कोर्टेक्स पाया जाता है, जबकि स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस भी पाई जाती है, कोर्टेक्स भी पाया जाता है। उसके बाद के पॉइंट को आप देखोगे, एंडोडर्मिस है वो बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से पाई जाती है, और उसमें कैस्पीरियन जो थिकनिंग है या स्ट्रिप है वो भी पाई जाती है। स्टेम के सेंस में अगर हम बात करें तो हर्बेसियस प्लांट्स के अंदर बहुत कॉमनली पाई जाती है, लेकिन जो वुडी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एंडोडर्मिस कई बार वो रप्चर या ख़त्म होने से हमें दिखाई है वो नहीं देती है। और वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रेडियल प्रकार के होते हैं, एग्जार्क वाली कंडीशन होती है, लेकिन स्टेम के अंदर वो कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल प्रकार की और एंडार्क वाली कंडीशन है वो लिए हुए होती है। उसके बाद में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर 2 डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों के दोनों डायग्राम है वो डाइकोट रूट, और दोनों के दोनों एक ही प्लांट के डायग्राम है, चना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में ग्राम के नाम से जानते हैं और हमारे बॉटनिकल नेम में साइसर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक दूसरे के एकांतरित क्रम में 4 जाइलम के ग्रुप है और 4 फ्लोएम के ग्रुप हैं, और वही चीज़ है वो बड़े वाले डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैग्नीफाई किया गया है। इसलिए 4 जाइलम और 4 फ्लोएम होने के कारण से इसके अंदर टेट्रार्क कंडीशन पाई जा रही है। सबसे बाहर आप देखिए आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स हैं। उसके बाद में एक परत वाली एपिब्लेमा है, उसके बाद में साधारण पेरेनकाइमा वाला सामान्य कोर्टेक्स पाया जा रहा है।
उसके बाद गोलाकार स्ट्रक्चर आ जा रही है, वहाँ पर बाहर है वो एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के बाद में जाइलम और फ्लोएम है, वो एक दूसरे के एकांतरित क्रम में पाए जा रहे हैं, और बीच में है वो आपको पित्त दिखाई दे रहा है। तो ये एक टिपिकल जो अपना डाइकोट रूट होती है, चना के डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। और जो बातें अभी हम लोगों ने की वही बातें हैं वो इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके सामने दिखाई दे रही है। एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड है, उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स है वो एपिब्लेमा के नीचे है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है, और निश्चित रूप से स्पेसिस है वो वहाँ पर पाए जा रहे हैं। क्लोरोफिल है वो नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट और स्टार्च है वो वहाँ पर पाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अभी मैंने आप लोगों से बात की। उसके बाद में एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स के नीचे पाई जाती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती है, और जो अभी बात कर रहे थे अपन कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। एक परत वाली होती है, कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और जो एंडोडर्मिस की सेल्स प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट में होती है, वो सेल थोड़ी सी पतली भित्ति वाली होती है, और उसको हम पैसिज सेल्स के नाम से जानते हैं, जहाँ से पानी का आदान प्रदान है वो आसानी से हो सके। एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल आती है, और पेरिसाइकिल है वो वेस्कुलर बंडल के ऊपर लेयर होती है। ये स्टील का इसको भी एक शामिल पार्ट मानते हुए स्टील वेस्कुलर सिलेंडर में पेरिसाइकिल को शामिल है वो करते हैं। इसमें पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, और काफ़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म में वो पाया जाता है। पेरिसाइकिल के नीचे कुछ थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाती है, जिनको कंजक्टिव टिश्यूज का नाम दिया जाता है, और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। और जैसा मैंने कहा थिक वॉल्ड होती है, लेकिन शुरुआत में जब ये बनती है उस वक्त ये पेरेन्काइमेटस है। उसके बाद में डिपोजिशन होने से सुबेरिन और लिग्निन, तो ये कंजक्टिव टिश्यूज यानी थिक वॉल्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट में आ रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। वेस्कुलर बंडल्स सभी प्रकार की रूट्स में रेडियल होते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। रेडियल का मतलब रूट, रूट का मतलब रेडियल। नंबर अलग अलग हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा अभी जो चना की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें 4+4 वाली सिचुएशन है वो पाई जाती है, और एग्जार्क कंडीशन होती है। बड़े वाला जाइलम सेंटर की तरफ, छोटे वाला जाइलम है वो बाहर की तरफ पाया जाता है। अगर हम डाइकोट रूट की बात करें जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तो जाइलम के बंडल और फ्लोएम के बंडल की जो सिचुएशन होती है वो सामान्यतः डाई आर्क, ट्राई आर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क और हेक्सार्क। कहने का मतलब ये हुआ सामान्यतः 2 से लेकर 6 तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और 6 से ज़्यादा जब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं तो वो मोनोकोट रूट है वो हो जाती है। तो सामान्यतः मोनोकोट और डाइकोट में जो डिफरेंस है वो इसी पॉइंट के बेस पर है, वो सामान्यतः हम करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप्स है वो कितने पाए जा रहे हैं। सबसे सेंटर की तरफ है वो पित्त पाया जाता है, और ये पेरेन्काइमा का होता है, और ये थिक वॉल्ड टिश्यूज में भी कन्वर्ट है वो हो सकता है। तो ये था डाइकोट रूट के बारे में। चना का एग्जाम्पल लेकर हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें 4 जाइलम और 4 फ्लोएम है वो पाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा डाइकोट रूट में सामान्यतः जाइलम और फ्लोएम के नंबर है वो 2 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा हो गए तो वो पोली आर्क वाली कंडीशन बन जाती है, और फिर वो मोनोकोट रूट हो जाती है। यहाँ पर अब हम मोनोकोट रूट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और मक्का का एग्जाम्पल लेते हैं। मक्का हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है और खाया भी है। और ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए, और पहले वाले डायग्राम से कंपेयर करने का प्रयास कीजिए जो चना वाले में हमने देखा था। बाहर से लेकर अंदर तक कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर भी रूट हेयर्स थे, यहाँ भी रूट हेयर्स हैं। एपिब्लेमा भी वैसा ही है, कॉर्टेक्स भी वैसा ही है, एंडोडर्मिस भी वही है, पेरिसाइकिल भी वही है, जाइलम और फ्लोएम भी वही है। केवल नंबर में फ़र्क है। वहाँ 4+4 वाली सिचुएशन थी, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के जो नंबर है वो 6 से ज़्यादा पाए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7 और 8 जाइलम है तो 7-8 ही फ्लोएम हो गए, और या इससे ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। अगर वो 6 तक होते तो वो डाइकोट हो जाती, लेकिन मक्का है वो मोनोकोट है, और मोनोकोट होने के कारण से जाइलम और फ्लोएम के नंबर है वो पोली आर्क वाली कंडीशन है वो यहाँ पर पाई जाती है।
एपिब्लेमा वो सिंगल लेयर है, यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमा का है, बीच बीच में स्पेस पाए जाते हैं। स्टार्च और ल्यूकोप्लास्ट है वो कंडेन कर सकता है। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस पाई जा रही है, जिसमें भी स्पेस है वो पाए जा रहे हैं। कॉर्टेक्स में स्पेस होते हैं, एंडोडर्मिस में स्पेस नहीं होते हैं, सिंगल लेयर्ड है। वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट में जो सेल होती है वो थिन वॉल्ड होती है, जिसको हम पैसेज सेल कह रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, डाइकोट और मोनोकोट में एपिब्लेमा में भी डिफरेंस नहीं है, कॉर्टेक्स में भी नहीं है, एंडोडर्मिस में भी डिफरेंस नहीं है। वही पेरिसाइकिल है, पेरेन्काइमा की सिंगल लेयर्ड बनी हुई है। और वेस्कुलर बंडल्स भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं। कहने का मतलब रेडियल प्रकार होगा, हेक्सार्क वाली कंडीशन पाई जाएगी। रेडियल होंगे, एक एक्सार्क वाली कंडीशन पाई जाएगी। हेक्सार्क का मतलब तो 6 हो जाते हैं, फिर वो डाइकोट हो जाता है। एक्सार्क का मतलब ये होता है मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। तो एक्सार्क वाली कंडीशन है, लेकिन वेस्कुलर बंडल के नंबर 6 से ज़्यादा होंगे यहाँ पर, तभी ये मोनोकोट है वो कहलाएगी। उसी तरह से कंजक्टिव टिश्यूज पाया जा रहा है और सेंटर में पित्त है, और ये पित्त है वो डाइकोट रूट के मुकाबले में कंपेरेटिवली ज़्यादा पाया जाता है। तो ये डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के अंदर जो मेन चीज़ें थी वो हम लोगों ने देखी। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में हम देख रहे हैं। एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्किड। ऑर्किड है वो एक अधिपादप है। अधिपादप का मतलब ये होता है वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जाता है, केवल सहारे के लिए, बाकी सारे काम वो अपने आप करता है। और इस ऑर्किड की जो जड़ें होती है वो वातावरण में लटकी रहती है, पेड़ पर नीचे लटकी रहती है, और वातावरण में पाई जाने वाली नमी को एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाती है। और वातावरण में जो नमी है, जिस पर्टिकुलर जगह पर या जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में हर वक्त वातावरण में नमी जा रहती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये ऑर्किड्स नामक पौधे हैं वो पाए जाएंगे। और वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए या सोखने के लिए इनकी जड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको हम वेलामेन के नाम से जानते हैं। और ये वेलामेन नामक टिश्यूज है वो देखिए सबसे बाहर की तरफ जो लंबा सा एरिया, चौड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है, ये वेलामेन टिश्यूज है जो नमी को सोख कर अपना काम है वो चलाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक जो खास स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, वो है आपकी वेलामेन। और वेलामेन है वो एपिब्लेमा से बाहर की तरफ होती है। यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ एक्सोडर्मिस होगी, उसके बाद में ये वेलामेन है, और वेलामेन के बाद में एपिब्लेमा है वो पाई जाएगी। तो जहाँ पर ऑर्किड का नाम आएगा तो वहाँ वेलामेन जरूर होगा, और जहाँ वेलामेन आएगा तो वहाँ ऑर्किड का नाम है वो जरूर होगा। उसके बाद में एपिब्लेमा है वो सिंगल लेयर्ड है। निश्चित रूप से जहाँ पर वो थिक हो गई किसी कारण से, तो कुछ सेल्स है वो पतली भित्ति वाली हो जाती है, जिनको हम पेशिस सेल्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में कॉर्टेक्स है और एंडोडर्मिस है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क है वो नहीं पाया जाता है, और मोर और लेस वही स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हमने मोनोकोट और डाइकोट रूट में देखने का प्रयास किया। और उसी तरह से पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और कंजक्टिव टिश्यूज और पित्त पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल है वो मोनोकोट रूट के समान है। कहने का मतलब ये हुआ 6 से ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं ऑर्किड के अंदर। तो मोनोकोट रूट के जो वेस्कुलर बंडल के करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में एक रूट का एग्जाम्पल और हम लेंगे, फाइकस। फाइकस का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ फाइकस की 2 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसको हम पीपल और बरगद के नाम से जानते हैं। फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगोलेंसिस। पीपल और बरगद से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, और आप लोगों ने देखा होगा, पर्टिकुलरली बरगद की बात हम करें तो स्टेम से कुछ एरियल रूट्स आपको लटकती हुई दिखाई देती है, और जब जड़ें हवा में होती है तो इन जड़ों की जो संरचना है वो मोर और लेस स्टेम के समान हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर को अगर हम देखेंगे, जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये रूट जैसी संरचना नहीं है, ये स्टेम के समान संरचना है वो आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रेडियल के स्तर पर कोलेट्रल हो जाते हैं, कॉन्जॉइंट हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं, और बीच के अंदर आप देख सकते हो एक कैम्बियम की लेयर भी पाई जाती है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ है वो हो सकती है। अब डाइकोट और मोनोकोट में खास डिफरेंस क्या है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जाइलम है वो मोनोकोट रूट में
6 से ज़्यादा होते हैं, कहने का मतलब पोलीआर्क कंडीशन पाई जाती है। और डाइकोट के अंदर ये सामान्यतः 2 से लेकर 6 तक होते हैं। यहाँ पर टेट्राक वर्ड यूज कर रखा है, ज़्यादातर में टेट्राक होता है, लेकिन 2 से लेकर 6 तक है, ये पाए जा सकते हैं। मोनोकोट रूट के अंदर पित्त है वो सामान्यतः बड़ा पाया जाता है सेंटर के अंदर। डाइकोट रूट में ये है सामान्यतः है बहुत ही कम विकसित या अब्सेंट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मोनोकोट रूट के अंदर जो मेटाजाइलम है वो सामान्यतः सर्कुलर दिखाई देता है, और डाइकोट रूट में वो जाइलम है वो बहुभुजीय या पॉलीगोनल दिखाई देता है। इसके बाद में हम देखते हैं मोनोकोट रूट के अंदर जो कंजक्टिव टिश्यूज है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और डाइकोट रूट में ये पेरेनकाइमेटस होता है। मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, लेकिन डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ है वो पाई जाती है। भले ही उसमें कैम्बियम नहीं है, फिर भी असामान्य प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ है वो पाई जाती है, और वही बात इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि कोई कैम्बियम नहीं है, उसके बावजूद भी सेकेंडरी थिकनिंग है वो डाइकोट रूट के अंदर पाई जाती है, और वो असामान्य प्रकार का कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। वो किस प्रकार से होता है ये टॉपिक हम सेकेंडरी ग्रोथ वाले टॉपिक में लेंगे। डाइकोट रूट में जैसा कि मैंने कहा 4 to 6, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा 2 से लेकर 6 तक है वो प्रोटोजाइलम के ग्रुप्स है वो पाए जाते हैं, और मोनोकोट के अंदर ये 6 से ज़्यादा होते हैं, तभी पोलीआर्क वाली कंडीशन है वो हम उसको कह सकते हैं। तो 2 से 6 तक है तो वो डाइकोट है, और 6 से ज़्यादा है तो वो मोनोकोट है पाया जाता है। नंबर के आधार पे जैसा मैंने कहा, 1 है तो मोनोआर्क, 2 है तो डाईआर्क, 3 है तो ट्राईआर्क, 4 है तो टेट्रार्क, 5 है तो पेंटार्क, 6 है तो एक्सार्क, और ज़्यादा है तो पोलीआर्क। और उसी के आधार पे ये नाम है वो आप देख रहे हो। और पोलीआर्क में 6 से ज़्यादा है वो प्रोटोजाइलम के ग्रुप है वो पाए जाते हैं। कौन से प्लांट में कितने जाइलम और फ्लोएम के ग्रुप पाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने हैं। जिस पर्टिकुलर प्लांट की जड़ में एक जाइलम और एक फ्लोएम पाया जाता है तो उसको हम मोनोआर्क कंडीशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ट्रापानेटेंस। जिसमें 2 जाइलम 2 फ्लोएम पाए जाते हैं, डाई आर्क उसका एग्जाम्पल है लाइकोपर्सिकॉन एंड निकोटियाना। तीसरा एग्जाम्पल है आपका ट्राई आर्क जिसमें 3+3 वाले सिचुएशन है, ये है आपकी मटर। निकोटियाना हम तंबाकू को कहते हैं, लाइकोपर्सिकॉन है ये टमाटर का बोटेनिकल नेम है। टेट्रा कंडीशन है 4+4, ये चना या ग्राम है, जिसमें 5 जाइलम और 5 फ्लोएम पाए जाते हैं। पेंटार कंडीशन इसका एग्जाम्पल है वो रेननकुलस है। और लास्ट जिसमें 6 से ज़्यादा पाए जाते हैं जिसको हम पोलीआर्क कंडीशन कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका मक्का या जियामेस। डियर स्टूडेंट्स, ये वो किताबें हैं जिनके माध्यम से इस टॉपिक को तैयार किया गया है। ये वो रेफरेंस बुक है जिसके सहायता से इस टॉपिक को या इस वीडियो को प्रिपेयर किया गया है। तो ये है आपका रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने रूट के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ा, डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद में कुछ खास रूट्स के बारे में पढ़ा, जैसा कि ऑर्किड की रूट में क्या खास बात पाई जाती है, जैसा कि वेलामेन नामक टिश्यूज है वो उसमें पाया जाता है। और एरियल रूट के बारे में पढ़ा कि उसकी स्ट्रक्चर वो करीब करीब स्टेम के समान हो जाती है, क्योंकि वो हवा में रहती है, ज़मीन के नीचे नहीं रहती है इसलिए, और तना भी हवा में रहता है इसलिए उसकी स्ट्रक्चर तने के समान पाई जाती है। तो रूट वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के पश्चात आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक सभी लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जैसा कि मैं बार बार आपको रिपीट करता रहता हूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो नए नए वीडियो हमारे आपसे संबंधित होंगे वो समय से आपके पास पहुंचते रहेंगे। आपको इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से समझकर मनन करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।